क्लियर है? तो जो मतलब अपना क्या क्या है वो मैंने तुमको बताया। आज अभी अपने को क्या क्या पढ़ना है, पहले तो अपने को एक्सपायरेशन जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा पोस्ट एक्सपायरेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे अपन। पोस्ट एक्सपायरेशन के बाद पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती हैं, इन सब के ये सब आज अपन देखेंगे। ठीक, चलो तो देखो शुरू करते हैं अपन। देखो देखो जो अपना एक्सपायरेशन जो होता है, मैंने कल भी बताया था कि उसको अपन पैसिव एक्सपायरेशन बोलते हैं। पैसिव एक्सपायरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन चाह करके थोड़ी देर के लिए तो ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट होल्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर अपन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपन नॉर्मली सो रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन ब्रीद इन करते हैं और अपने आप ब्रीद आउट हो जाता है। अपने को ब्रीद आउट करने के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, या फिर अपने को मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता ब्रीद आउट करने के लिए, नॉर्मली, है ना? ब्रीद आउट अपने आप हो जाता है ना? अपन ने सांस ली और अपने आप सांस जो है, अपनी सांस जो है अपने आप रिलीज हो जाती है, ब्रीद आउट अपना अपने आप हो जाता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं पैसिव एक्सपायरेशन। ठीक है, जिसमें हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, हमको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई? पैसिव एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन तो मैंने बताया तुमको, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, वेंटिलेशन का मतलब होता है लंग्स में एयर का भरना और निकलना, उसको अपन बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, वही ब्रीथ को बोलते हैं अपन वेंटिलेशन। तो एक्सपायरेशन वेंटिलेशन की वो फेज है जिसमें हम लंग से एयर को एक्सपेल करते हैं। ठीक है, एक्सलेट करते हैं, इसको अपन एक्सलेशन भी बोलते हैं। तो लंग से अपन एयर को एक्सेल करते हैं, एक्सपेल्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होता कैसे है? जैसे इंस्पायरेशन जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था? इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कैसे होता था? इंस्पायरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये कैसे होगा भाई? इंस्पायरेटरी मसल्स में रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल्स जो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब रिलैक्स हो जाएंगी। एक्सपायरेशन कभी भी एक्सपायरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, एक्सपायरेटरी मसल्स कुछ भी नहीं होती। ठीक है, एक्सपायरेशन, प्रोसेस ऑफ पैसिव एक्सपायरेशन, यहाँ अपन बोले पैसिव एक्सपायरेशन कैसे होगा कि जो इंस्पायरेटरी मसल्स थी, जब हमने इंस्पिरेशन किया था तो इंस्पिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व थी उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब एक्सपायरेशन के टाइम क्या होगा कि वो जो मसल्स जो हैं, उन मसल्स में जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, उन मसल्स में क्या हो जाएगा भाई? रिलैक्सेशन आ जाए, मतलब वो रिलैक्स हो जाएंगी। समझ में आया? से यस और नो, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, अरे आना तो बोलो। डिस्टर्बिंग नॉइस आ रही है? डिस्टर्बिंग नॉइस आ रही है, एक मिनट। हाँ, अब बताओ, अभी भी आ रही है क्या? आ रही है, कम हुई या फिर उतनी आ रही है? जयेश, ओके, चलो तो इसको देखो आगे। अच्छा, एक्सपायरेशन जो है वो किस तरीके से होगा? देखो एक्सपायरेशन होते टाइम क्या होगा कि भाई, इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है, जब अपन इंस्पायर कर रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ था कि अपना जो डायफ्राम था, उस डायफ्राम में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, नीचे की तरफ आ गया था वो, ऐसा हुआ था। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो नीचे की तरफ आया। अब क्या होगा? उस डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा और वो वापस से डॉम शेप हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर की तरफ। उसकी वजह से क्या होगा? थोरेसिक कैपेसिटी का वॉल, थोरेसिक कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी। अपना जो थोरेक्स है, अपना जो थोरेक्स है, अपनी जो थोरेसिक कैविटी है, उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका। अच्छा, थोरेसिक कैविटी में ही लंग्स पड़े हुए हैं भाई, थोरेसिक कैविटी में लंग्स पड़े हुए हैं, तो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसे अपन पल्मोनरी कैपेसिटी कैविटी बोलते हैं, है ना? पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं।
लंग्स की जो कैविटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो भी थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। थोरैसिक कैविटी के साथ साथ पल्मोनरी कैविटी भी छोटी हो जाएगी, तो उसका जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा भाई, कल वाला याद है बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा भाई। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो मतलब अंदर से जो एयर है वो फोर्सफुली कहाँ आ जाएगी, मतलब फोर्सफुली क्या, वो नॉर्मली कहाँ आ जाएगी, ड्यू टू हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो जाएगा। तो अंदर प्रेशर हाई हो चुका है और बाहर प्रेशर लो है, तो वो एयर कहाँ आ जाएगी भाई, लंग से बाहर आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जब हमने इंस्पिरेशन किया था, जब वो इंस्पायर कर रहे थे, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था भाई, याद हो भाई। इस तरीके से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जो अपना रिब केज क्या हुआ, वो ऊपर आ गया भाई। पहले ऐसा था रिब केज अपना, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब केज क्या हुआ, ऊपर उठ करके आ गया। इस तरीके से ऊपर उठ करके आ गया। स्टर्नम और रिब केज क्या हुआ, अपवर्ड मोशन शो किया उन्होंने, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन शो किया उन्होंने। उसकी वजह से क्या हुआ, उनके बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अपनी थोरेसिक कैविटी भी एक्सपेंड हो गई, थोरेसिक कैविटी भी एक्सपेंड हो गई थी। ठीक है। अब क्या होगा, अब जस्ट उसका उल्टा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में वापस से कॉन्ट्रैक्शन होगा, वापस से वो सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो भाई डायफ्राम सॉरी स्टर्नम और अपने रिब केज वो कहाँ जाएगा भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा भाई, है ना। डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट शो करेगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड, पहले अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट शो किया था भाई इंस्पिरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट शो करेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। अंदर की तरफ जाने से क्या होगा कि भाई अपना जो थोरेसिक चैम्बर है वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, थोरेसिक कैपेसिटी कम हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम होगा तो पल्मोनरी कैविटी में भी स्पेस कम हो जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से, इन दोनों के इफेक्ट की वजह से क्या होगा भाई, अंदर प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो गया। उसकी वजह से एयर जो है बाहर निकल जाएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो करती है ना एयर, बोलो। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो करती है एयर। तो हाई प्रेशर कहाँ है, लंग्स में, लो प्रेशर कहाँ है, एनवायरमेंट में, सारा का सारा, सारी की सारी एयर कहाँ आ गई, बाहर की तरफ आ गई। समझ में आया? बोलो जल्दी से। सभी को समझ में आया? पैसिव एक्सपायरेशन सबको समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो एयर किस तरीके से एक्सपेल होती है। कल अपन ने जो देखा था भाई, उसमें क्या था, देखो सारे एरो के जो साइन है वो सारे अपोजिट हैं। कल वाला लेक्चर खोल करके दिखाऊं क्या तुमको? इसके साइन देखो पहले, ये अपनी रिप्स हैं, ये अपनी रिप्स और स्टर्नम वाली हड्डियां हैं। ये सब क्या है, रिप्स, रिप्स के साइन है ये, है ना। रिप्स और स्टर्नम वाली अपनी हड्डियां, साइड से अगर अपन देखें तो रिप्स और स्टर्नम वाली अपनी हड्डियां हैं। ठीक है, ये फूल करके ऊपर आ चुकी हैं। अब क्या होगा अब क्या होगा कि भाई इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये वापस से अंदर की तरफ जाएंगी। इसलिए ये एरो के साइन क्या है, अंदर की तरफ है। एरो के ये जो साइन है वो अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स होंगी तो ये सारे के सारे ये जो मतलब जो अपनी रिप्स थी और अपना जो इंस्टर्नम था, वो सारी की सारी क्या होंगी, अंदर की तरफ आ जाएंगी भाई, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ जाएंगी। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आएंगी तो उसी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आएंगी। और डायफ्राम भी क्या होगा भाई, डायफ्राम के जो मसल्स थे वो भी रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा भाई, रिलैक्स होंगे तो वो डायफ्राम भी ऐसे वापस से ऐसे हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो दोनों के मिले जुले मूवमेंट से क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर यहाँ हाई हो गया। अब प्रेशर हाई होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी एयर थी वो सारी एयर कहाँ चली गई, बाहर चली गई। इस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये कंपैरिजन और देख लो भाई, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कंपैरिजन देखो। ये थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी, इंस्पिरेशन में क्या होगा, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, पहले ऐसे था फिर सीधा हो गया। सीधा होने की वजह से क्या हुआ कि भाई थोरेसिक कैविटी का पूरा, थोरेसिक कैविटी पूरी एक्सपेंड हुई और थोरेसिक वॉल्यूम अपना इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि भाई थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो बाहर से एयर कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। एक्सपायरेशन में क्या हुआ भाई, जस्ट अपोजिट हो रहा है भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हुए, डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई रिब केज अपना पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला गया, डायफ्राम भी ऊपर की तरफ उठ गया, डायफ्राम भी डोम शेप में आकर के ऊपर की तरफ उठ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अपनी जो थोरेसिक कैविटी है वो रिड्यूस हो गई। थोरेसिक कैविटी के रिड्यूस होने की वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, इधर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इधर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो गया और बाहर प्रेशर कम है, तो यहाँ से सारी की सारी एयर कहाँ चली गई भाई, बाहर चली गई। ठीक है, सारी की सारी एयर कहाँ आ गई भाई, बाहर की तरफ आ गई। ये समझ में आया, दोनों का कंपैरिजन समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। ये कंपैरिजन समझ में आ गया सभी को, स्पीड फास्ट तो नहीं है, स्पीड फास्ट तो नहीं है भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे फोर्स ब्रीदिंग की। ठीक है, फोर्स ब्रीदिंग क्या होती है, देखो नॉर्मल ब्रीद होने के बाद अपन, जैसे मैंने तुमको बताया था, जैसे कपालभाति प्राणायाम करें अपन या नॉर्मल अपन प्राणायाम करें, तो भाई प्राणायाम करते टाइम अपन क्या करते हैं, जितनी अपनी एयर बाहर निकल सकती है उसके अलावा भी अपन जबरदस्ती करके निकाल देते हैं भाई, अपने लंग से एयर और ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फोर्स ब्रीदिंग, जो कि नॉर्मली नहीं होती। अपन फोर्स लगा करके करते हैं तो ये ब्रीद होती है, तो ये ब्रीद आउट होता है ना, तो ये ब्रीदिंग होती है भाई। भाई ब्रीदिंग मतलब केवल ब्रीद आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अपन प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो अपन जैसे नॉर्मल प्राणायाम भी करें तो अपन क्या करते हैं, डीप ब्रीद इन करते हैं भाई। डीप ब्रीद इन करते हैं तो मतलब नॉर्मल जितना अपन ब्रीद इन कर रहे हैं उससे ज्यादा एयर अपने अंदर जाती है। तो वो जाती कैसे है, वो फोर्स तरीके से जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से फोर्स तरीके से अपन जरूरत मतलब पैसिव एक्सपिरेशन में, पैसिव एक्सपायरेशन में जो हवा निकल रही है, जो एयर बाहर निकल रही है, उससे ज्यादा एयर अपन फोर्स्ड एक्सपायरेशन में अपने लंग से निकाल भी सकते हैं। तो उसको दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलेंगे, फोर्स्ड इनहेलेशन और फोर्स्ड एक्सहेलेशन को मिलाकर के अपन बोलते हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग। समझ में आया? ये होती कैसे है भाई, कि जो अभी जो अपन मसल्स पढ़ करके आए हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, ये कौन है भाई, वेदांत, ये सब क्या भेजा है तूने, ये कौन सी मूवीज वूवीज डाउनलोड की बात कर रहा है भाई वेदांत? वेदांत, आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द क्लास। व्हाट इज दिस वेदांत? वेयर इज वेदांत? ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है वेदांत, ध्यान रखना। तो अभी अपन जो पढ़ के आए, जो मसल्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व थे भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स, केवल ये दो ही मसल्स इन्वॉल्व थे ना अभी,
ये दो ही मसल्स इन्वॉल्व थे, चाहे अपन इंस्पायरेशन कर रहे हो चाहे अपन एक्सपायरेशन कर रहे हो, चाहे इंस्पिरेशन कर रहे हो चाहे अपन एक्सपायरेशन कर रहे हो, ये दोनों ही मसल्स इन्वॉल्व थे ना उसमें। अब क्या होगा, अब इसमें और भी एडिशनल मसल्स होते हैं, केवल यही मसल्स नहीं होते, अपने और भी एडिशनल मसल्स होते हैं, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड और भी ढेर सारे मसल्स होते हैं। तो उन मसल्स के इन्वॉल्वमेंट से, उन मसल्स के रैपिड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ये फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है। ठीक है, कौन कौन से वो मसल्स होते हैं वो अभी आगे आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये होता कब है। इट इज मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें या किसी भी और तरीके की अपन एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है भाई, अपने फोर्स एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा कब होता है, ये एक्सरसाइज के टाइम पे होता है। ठीक है, एक्टिव इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्टिव इंस्पिरेशन में अपन जो मैंने अभी तुमको बताया, जबरदस्ती अपन एयर अंदर लेने की कोशिश करते हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स और बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने लिए उतना जरूरी नहीं है, अपने लिए ज्यादा जरूरी है एक्टिव एक्सपिरेशन, अपने लिए ज्यादा जरूरी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक्टिव रेस्पिरेशन होता कैसे है, सॉरी एक्टिव एक्सपिरेशन, एक्टिव एक्सपायरेशन होता कैसे है, इसी को अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। अच्छा है ना, लिख देता हूं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अरे यार ये सॉरी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब देखो एक्टिव एक्सपायरेशन होता क्या, एक्टिव एक्सपायरेशन देखो, एक तो एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसमें थोरेसिक, बहुत सारी थोरेसिक मसल्स का, जैसे थोरेसिक मसल्स अपनी और भी बहुत सारी थोरेसिक मसल्स होती हैं, ये जो अभी अपन पढ़ के आए वो तो थी एब्डोमिन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके अलावा और भी कई सारी मसल्स का इसके अंदर, और भी कई सारी थोरेसिक मसल्स का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, और एब्डोमिनल मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स जो है वॉल्यूम को और ज्यादा कम कर देती हैं, और थोरेसिक कैविटी को और छोटा कर देती हैं। नॉर्मल ब्रीद आउट में जितना वॉल्यूम जितना कम होता है, जितनी थोरेसिक कैविटी छोटी होती है, उससे ज्यादा ये वॉल्यूम को कम करके और थोरेसिक कैविटी को छोटा करके फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब अंदर की तरफ, सिंपल सी बात है, अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करना है, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करना है और वॉल्यूम उसका कम करना है। समझ रहे हो, अपना जो थोरेसिक चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करना है और उसका वॉल्यूम कम करना है। जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम कम करोगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी भाई, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, उतना ही ज्यादा एयर बाहर आएगी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो भाई, बोलो जल्दी से, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हेलो, आ रही हैं, ओके। ओके, चलो आगे देखो। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो कॉमनली जो मसल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है भाई एंटीरियो लेटरल एब्डोमिनल वॉल, इसको अपन एब्डोमिनल मसल्स भी बोल सकते हैं। इसको अपन एब्डोमिनल मसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, मतलब अपना जो एब्डोमिन होता है ना, एब्डोमिन, ठीक है, थोरैक्स, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी बताई थी मैंने। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, नीचे की तरफ जो मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालते हैं, उसकी वजह से क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि भाई भाई क्या होगा, देखो ये अपना एब्डोमिन वाला पोर्शन है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा कि इसके मसल्स ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींचने से क्या होगा कि भाई ये जो अपना थोरेसिक पार्ट है, इसका वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी,
भाई एब्डोमिन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि एब्डोमिन के मसल्स ऊपर की तरफ पुश होंगे, ऊपर की तरफ पुश होने से क्या होगा कि भाई जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम और भी ज्यादा, जितना पहले अंदर की तरफ, डायफ्राम क्या हुआ था, जितना पहले अंदर की तरफ गया था नॉर्मल ब्रीद आउट में, जितना पहले अंदर की तरफ गया था उससे और ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ जाएगा डायफ्राम, है ना, थोरेसिक कैविटी में और ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा डायफ्राम। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसके बाद अपन बात करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। वहां क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अब यहाँ बात आ गई है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने बताए थे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं भाई, जो अपना स्टर्नम की साइड रिब्स में जो मसल्स अटैच्ड है उनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे थे। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो सिकुड़ेंगे। पहले इनमें कोई मूवमेंट नहीं था, अब क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपना रिब केस और अंदर की तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो, रिब्स को और ज्यादा अंदर की तरफ ये खींच लेगा। समझ में आया, रिब्स को ये और अंदर की तरफ खींच लेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि थोरेसिक चैम्बर और छोटा हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी और सिकुड़ जाएगी, उसके अंदर वॉल्यूम और कम हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी एयर बाहर आएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्टिव या फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें हमको दो चीज मेनली याद रखनी है। दो चीज क्या याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, एक तो एब्डोमिनल मसल्स और दूसरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरी चीज क्या है कि भाई हो क्या रहा है, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी भी तरीके कोई डाउट है, हाँ ना तो बोलो भाई। समझ में आया तो यस बोलो, अगर नहीं आया तो नो बोलो। कोई डाउट है तो वो पूछ लो, हैंड रेस कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। पक्का नहीं है, मुझे रेस्पॉन्सेस बहुत कम लोगों के मिलते हैं। ओके, समझ गया, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। देखो, यहाँ पे मैंने ये किस लिए छोड़ा था, हाँ ये मुझे याद आया, यहाँ पे मैंने तुमको ये चीज इसलिए छोड़ी थी, रूट ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन समझाने के लिए मैंने ये जगह छोड़ी थी। अच्छा, तो ये चीज जो है मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज तुम बताओगे कि भाई रूट ऑफ एयर क्या होता है एक्सपायरेशन में, बोलो जल्दी से। रूट ऑफ एयर क्या होता है एक्सपायरेशन में, फटाफट बोलो। बताओ। आई एम वेटिंग, बोलो बच्चों जल्दी से, ऐसे टाइम मत खराब करो यार। एयर कहाँ से निकल, सबसे पहले एयर कहाँ से निकलेगी, जब अपन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जब अपन एक्सलेशन कर रहे हैं,
तो सबसे पहले एयर कहां से निकलेगी? अदिति बता, अभिषेक, जयेश, तन्मय, बोलो जल्दी से। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? लंग्स में कहां से? लंग्स तो बहुत बड़ी चीज है यार, लंग्स में कहां से? नहीं जयेश भाई, अपन ने एल्वियोलाई के बारे में कुछ सीखा था, तो सबसे पहले एयर कहाँ आएगी भाई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से एयर कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से एयर कहाँ जाएगी भाई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से एयर कहाँ जाएगी भाई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से एयर कहाँ जाएगी भाई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से एयर कहाँ जाएगी भाई? नेजल कैविटीज में। नेजल कैविटी से कहाँ जाएगी भाई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और उसके बाद एनवायरमेंट में। एंड द एनवायरमेंट, ये है। देश सोता रहता है क्या इतनी देर से? इतनी देर से पूछ रहा हूं तब तो आंसर दिया नहीं। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपायरेशन का रूट है, इसका जस्ट अपोजिट इंस्पिरेशन का रूट है। ठीक है, इंस्पायरेशन का रूट क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और तुमको जो मेरे को बतानी है। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं, इस स्लाइड को मैं क्लीन कर रहा हूँ, मुझे वापस इसकी जरूरत है। इस स्लाइड को मैं क्लीन कर रहा हूँ, मुझे वापस इसकी जरूरत है, तो तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लीन कर दूं? चल ठीक है जयेश, कोई बात नहीं, क्लीन कर दूं? देखो, अब तुमको एक चार्ट बनाना है, मैं केवल तुमको हिंट दूंगा और वो चार्ट पूरा तुम बनाओगे। ठीक है, क्या बनाना है? देखो चार्ट में तुमको ऐसे करके एक चार्ट बनाना है तुमको। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग तो होगी स्टेज ऑफ ब्रीदिंग। इसकी हेडिंग है रोल ऑफ मसल्स इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो मसल्स का रोल है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे स्टेज ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, स्टेज ऑफ ब्रीदिंग के बाद यहाँ आएगा, दूसरी हेडिंग आएगी मसल्स इन्वॉल्व। ठीक है, तीसरी हेडिंग आएगी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। शॉर्ट में लिखा है मैंने। और लास्ट हेडिंग आएगी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। ठीक है,
अब ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे फर्स्ट। फर्स्ट में क्या लिखोगे भाई, नॉर्मल इंस्पिरेशन। सेकंड में क्या लिखोगे भाई, नॉर्मल एक्सपायरेशन। थर्ड में क्या लिखोगे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, आगे समझ गए क्या करना है भाई। मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम। हो क्या रहा है उनके साथ, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, तो वो लिखना है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। फिर थोरेसिक कैविटी के साथ क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उस तरीके से इसका लिखोगे, उसी तरीके से इसका लिखोगे, और ये एक चार्ट बन के तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये होमवर्क है भाई, ये होमवर्क है, मुझे आज ही करके भेजोगे। ठीक है, ये होमवर्क है, मुझे आज ही करके भेजोगे, ग्रुप में डालोगे सभी लोग, याद होना चाहिए ये। चलो फिर आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी पल्मो या पल्मोनरी वॉल्यूम्स की, है ना। कैपेसिटीज की बाद में बात करेंगे, पहले अपन रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी, रेस्पिरेटरी को अपन पल्मोनरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। पल्मोनरी टर्म जहां भी आ जाए समझ लेना लंग से रिलेटेड बात चल रही है, तो अपन रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात करें। ठीक है, अच्छा। अंडर नॉर्मल कंडीशन, उससे भी पहले, सबसे पहले अगर अपन रेस्पिरेटरी पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी उससे पहले अपन कुछ और बातें भी करनी पड़ेंगी आपको। जैसे ब्रीथ क्या होती है, तो ब्रीथ तो तुमको मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था भाई, ब्रीथ क्या होती है। वन ब्रीथ इक्वल टू वन रेस्पिरेशन, सॉरी वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना, इसी को तो अपन वन ब्रीथ बोलते हैं। बोलो, ये चीज तो अपन ने बताई थी वन ब्रीथ के बारे में। तो वन ब्रीथ तो ये हो गई, लेकिन ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है एक ह्यूमन बीइंग में। एक एडल्ट में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 12 टू 15 ब्रीथ पर मिनट। मतलब एक मिनट में हम 12 से 15 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, 12 से लेकर 15 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट। वन ब्रीथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सेकेंड ब्रीथ, इस तरीके से अपन 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट करते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद अपन बात करते हैं एक ब्रीथ होती क्या है। एक ब्रीथ तो मैंने तुमको उस दिन बताया था कि भाई वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन को अपन बोलते हैं वन रेस्पिरेटरी साइकिल। ये चीज याद रखना। वन रेस्पिरेटरी साइकिल, और ये क्या होती है भाई, वन ब्रीथ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, वन ब्रीथ इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, और वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन क्या हुआ भाई, वन रेस्पिरेटरी साइकिल। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक ब्रीथ एक रेस्पिरेटरी साइकिल है। एक ब्रीथ का मतलब क्या हुआ, एक रेस्पिरेटरी साइकिल है। बोलो जल्दी से भाई, यस नो बोलो। वन ब्रीथ इक्वल टू वन रेस्पिरेटरी साइकिल, कैन आई से दैट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वन ब्रीथ इक्वल टू वन रेस्पिरेटरी साइकिल, बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। आगे देखो, अच्छा, अपना जो वॉल्यूम होता है, अपना जो वॉल्यूम होता है, अपने लंग का जो वॉल्यूम है, उसको, अपने लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन और आउट हो रहा है, मतलब जब अपन इंस्पायर कर रहे हैं तो वॉल्यूम अंदर जा रहा है, जब अपन एक्सपायर कर रहे हैं तो वॉल्यूम बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर जो वॉल्यूम इन और आउट हो रहा है, अपने लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम इन और आउट हो रहा है, उसको मेजर कैसे किया जाता है भाई। उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पायरोमीटर। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री, है ना। मेजरमेंट करने को क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री। जो हम मेजरमेंट लेते हैं भाई, कितना अंदर गया, कितना बार, मतलब अपने लंग्स में एक बार मैं सपोज
5,000 लीटर एयर अंदर गई और 5,000 लीटर एयर बाहर आई, तो उसको अपन ने क्या बोला कि भाई वो चीज क्या है, भाई वो चीज क्या है, उसी चीज को तो अपन बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लंग्स, उसी चीज को तो अपन स्पायरोमेट्री बोल रहे हैं, इस मेजरमेंट को ही तो अपन स्पायरोमेट्री बोल रहे हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन नापेंगे वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम अपन नापेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्पायरोमीटर बोलेंगे। ये देखो ये डिजिटल स्पायरोमीटर है, इस तरीके का होता है, डॉक्टर्स के पास होता है, जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास ये होता है, ठीक है। और दूसरा एक स्पायरोमीटर ये भी होता है, 3 बॉल स्पायरोमीटर बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे फूंक मारते हैं, इन ये जो बॉल्स हैं, इन बॉल्स का जो वेट है वो अलग अलग होता है, इन तीनों बॉल्स का जो वेट है वो अलग अलग होता है। तुम जब फूंक मारोगे तो सबसे आसानी से ये ग्रीन कलर की बॉल उठ जाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटी और सबसे हल्की होती है। थोड़ा सा और प्रेशर लगाओगे तो येलो कलर की बॉल उठ जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर लाल कलर की बॉल, है ना। तो वो प्रेशर डिफरेंस से अपन मेजर कर लेते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम क्या है, और अगर लंग्स में किसी के लंग्स में खराबी होती है तो ये वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। सारी बॉल्स ऊपर नहीं उठेंगी एक साथ, ठीक है। बॉल्स ये बहुत ज्यादा एफर्ट करने पे ऊपर उठेगी। अपने लंग्स में जैसे अपना राइट लंग है, ट्राई लोब्ड होता है भाई, 3 लोब्स होते हैं अपने लंग में, अपन बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं तो भी बॉल ऊपर नहीं उठ रही, इसका मतलब अपना जो बेसल लोब है, अपने राइट लंग का जो बेसल लोब है उसमें कोई ना कोई खराबी है, ठीक है। इस तरीके से दो डॉक्टर्स को पता चल जाता है, स्पायरोमेट्री से डॉक्टर लंग्स की बीमारियों का पता लगाते हैं। क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर है। अच्छा इसमें जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ क्या है ये भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, अपन ये भी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट से मुझे, यहां तक क्लियर है। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। अच्छा, एक हेल्दी एडल्ट जो होता है उसकी लंग कैपेसिटी होती है, वो होती है 6 लीटर, लगभग 6 लीटर, 6 to 8 लीटर बोलते हैं इसको वैसे। मतलब मतलब क्या, कि वो एक ब्रीद में 6 लीटर सांस ले सकता है या 6 लीटर सांस छोड़ सकता है, ठीक है। एक एडल्ट की जो लंग कैपेसिटी होती है वो लगभग 6 लीटर होती है। एक हेल्दी एडल्ट की लंग कैपेसिटी कितनी होती है भाई, 6 लीटर लंग कैपेसिटी होती है, मतलब उसके लंग्स में 6 लीटर एयर फिल हो सकती है एक बार में, 6 से 8 लीटर एयर जो है फिल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लंग कैपेसिटी की अपन बाद में बात करेंगे, अपन बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये चीज तो अपन ने देख ली भाई। रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होते हैं कि भाई नॉर्मल कंडीशन में एक एडल्ट के अंदर जितनी, एक एडल्ट के अंदर जितनी एयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम, किसी भी समय पे अगर हम वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम अपने लंग्स में चेक करें तो उस वॉल्यूम को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है ना, इसके 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के, बोलो बता फटाफट से। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में से IRV भी बोलते हैं। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको अपन ERV भी बोलते हैं। और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको अपन RVV बोलते हैं, ठीक है। तो अपना जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो टोटल 4 टाइप्स का है, वो उसके 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, उन 4 कंपोनेंट के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। घबराना मत, अभी समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। देखो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मैंने तुमको बताया, इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल। जब रेस्पिरेटरी साइकिल चल रही है, उस रेस्पिरेटरी साइकिल के बीच में किसी भी समय पर अपन अपने लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करेंगे, उसी वॉल्यूम ऑफ गैस को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने इनहेल करते टाइम मेजर किया या फिर एक्सेल करते टाइम मेजर किया, तो वो क्या होता है भाई, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है। समझ में आई बात। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का सबसे पहला कंपोनेंट है वो है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है भाई, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वो एयर का वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी साइकिल के टाइम जब हम एयर का वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, जो एयर का वॉल्यूम पर ब्रीद इन कर रहे हैं, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं भाई, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो फटाफट से, तो आगे बढ़ो। बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ बच्चों। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो देखो, आगे फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, पूछ लो। ठीक है, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, पूछ लो। और ये अच्छे से याद होनी चाहिए भाई। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइकिल में रेस्पिरेटरी साइकिल चलते समय जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है अपने लंग्स में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल। रेस्पिरेटरी साइकिल के टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग वन रेस्पिरेटरी साइकिल। ठीक है, जितना अमाउंट मैंने लिया उतना ही अमाउंट में निकालूंगा भी भाई गैस का, उसी चीज को तो अपन टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। सपोज मैंने 500 ml गैस जो है इनहेल करी, तो मैं जब छोड़ूंगा तो कितनी गैस छोड़ूंगा, 500 ml ही छोड़ूंगा। तो नॉर्मली जो अमाउंट ऑफ गैस हम इनहेल कर रहे हैं और या फिर जो अमाउंट ऑफ गैस हम एक्सेल कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी साइकिल में उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे हम अपने रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी सेंटर्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसका पता लगा सकते हैं। अगर इस वॉल्यूम में कोई भी ऑल्टरकेशन हो रहा है, इस वॉल्यूम के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो रही है, कुछ ऊपर नीचे आ रहा है अगर ये वॉल्यूम, तो समझ जाओ कि अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, अपने जो स्पेशली इंस्पायरेटरी मसल्स जो थे, जिनके थ्रू अपन इंस्पिरेशन कर रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मुझे कोई एक बच्चा बता दो, इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ फटाफट से। अभिषेक, किसने कहा एक्सेल करते टाइम इनहेलेशन और एक्सेलेशन में एयर का वॉल्यूम अलग अलग होता है, अमाउंट अलग अलग होता है? हाउ कुड यू से दैट अभिषेक? हाँ जयेश, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक और बताया था मैंने इंस्पिरेशन के टाइम पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। अभिषेक, अपने आंसर को जस्टिफाई करो एक बार जो तूने बोला है कि भाई एक्सेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर इक्वल नहीं होते, कैसे नहीं होते बता भाई, हाउ कुड यू से दैट? कहां पे पढ़ा था, कहीं पढ़ा हुआ है क्या ये? अभिषेक कहीं पढ़ा हुआ है तो बता, रेफरेंस बता, मैं बता दूंगा तेरे को कि वहां चीज सही दी हुई है या गलत दी हुई है। तो ऑक्सीजन, अगर देख भाई, ऑक्सीजन उसमें से सारी की सारी है, पहली बात तो सारी की सारी ऑक्सीजन नहीं निकाली जाती उसमें से, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड डाली भी तो जाती है उसमें, ये भी तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड डाली भी तो जा रही है उसमें। भाई 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगते हैं तभी तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वॉल्यूम पे कैसे फर्क आ जाएगा? अभिषेक,
बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई? ओके, चलो। अच्छा, तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है भाई, टाइडल वॉल्यूम क्या है भाई? द अमाउंट ऑफ एयर विच बी इनहेल या फिर द अमाउंट ऑफ एयर विच बी एक्सेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल। तो रेस्पिरेटरी साइकिल जब चल रही है, मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जब चल रहा है, तो उस ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में जो अमाउंट ऑफ एयर अपन इनहेल कर रहे हैं और जो अमाउंट ऑफ एयर अपन एक्सेल कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी टाइडल वॉल्यूम हो सकती है। तो इनहेल करते टाइम या एक्सेल करते टाइम सेम मसल्स, सेम रेस्पिरेटरी मसल्स यूज हो रहे हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ये दोनों यूज हो रहे हैं भाई इनहेलेशन में भी और नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव एक्सेलेशन में भी ये यूज हो रहे हैं। तो अगर इनके वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है, अगर इनहेलेशन जो जो अमाउंट ऑफ एयर अपन इनहेल कर रहे हैं उसका अमाउंट कम होता है या फिर कम होता है, या फिर एक्सेल जो अपन एयर कर रहे हैं उसका अमाउंट कम होता है या ज्यादा होता है, तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं कि अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है ना? ये चीज अपन बोल सकते हैं। तो इससे अपन डिपिक्ट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, आगे की बात करें, नॉर्मल एडल्ट में जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसका 10% होता है। अब ये वाइटल कैपेसिटी क्या है भाई? वाइटल कैपेसिटी मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब अपन पल्मोनरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिस्कस करेंगे तब वाइटल कैपेसिटी में पढ़ाऊंगा, इसको अभी तुम छोड़ दो। बस तुम इसको ये याद रखो कि ये होता कितना है, 300 to 500 ml होता है, ठीक है? 300 to 500 ml होता है ये, ठीक है? एक बार में 300 से 500 ml एयर अपन ले सकते हैं। मैक्सिमम टाइम तुमको आंसर 500 ml मिलेगा, ठीक है? नॉर्मली ये इतनी होती है, नॉर्मली इतनी होती है, बाकी इसको प्रैक्टिस से अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? जो एथलीट होते हैं या फिर जो जिम जाने वाले बंदे होते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, या फिर अपन बात करें कुछ स्मोकर्स जो होते हैं, उन स्मोकर्स में भी थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाती है, इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस से अपनी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से अपना टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, मतलब ज्यादा एयर अपन ले सकते हैं, ज्यादा छोड़ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है? अच्छा, अगर कोई पर्सन पल्मोनरी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उसको कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर है, तो इसकी वैल्यू में कोई ना कोई ऑल्टरेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? टाइडल वॉल्यूम की, टाइडल वॉल्यूम में जो है कोई ना, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसमें कोई ना कोई अल्टरेशन हो जाएगा, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? जैसे लंग सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं या वॉल सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही, रेस्पिरेटरी वॉल सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये सबसे कम होता है, टाइडल वॉल्यूम जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में सबसे कम होता है। इसके अलावा अपन 3 वॉल्यूम्स और पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उनमें सबसे कम वॉल्यूम कौन सा है भाई? टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम से कम कोई नहीं है, इससे ज्यादा कम कोई नहीं। समझ में आया यहाँ तक? से यस और नो? टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया बच्चों? टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया? ओके, फिर आगे बढ़ू? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो सेकंड टाइप का मैंने बताया था, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है भाई? अच्छा, ये वो वॉल्यूम है कि टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एयर अपन फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, मतलब प्राणायाम करते वक्त, जैसे अभी अपनी नॉर्मल ब्रीथ चल रही है, आराम से चल रही है नॉर्मल ब्रीथ जो चल रही है अपनी, तुम लोग बैठे हो सारे, नॉर्मल ब्रीथ चल रही है, उसमें तुमको कोई एफर्ट तो नहीं लेने पड़ रहे। लेकिन प्राणायाम में क्या करते हैं भाई? प्राणायाम अपन इस तरीके से करते हैं, देखना, तो ये वाला पोर्शन अपना फूलता जाता है, नॉर्मली जितना ऊपर नीचे हो रहा है उससे ज्यादा फूल करके बाहर आ जाएगा अपना, थोरेक्स उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा अपना। तो उस वो क्या हुआ भाई? वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन हुआ, फोर्सफुली जो अपन ने एयर इनहेल की है, वही चीज क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा जो एयर अपन ले रहे हैं, उसी एयर को अपन क्या बोलते हैं भाई? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? इसको रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व कैसे रखा जाता है भाई? कभी प्रॉब्लम हो जाए, सांस ना आ रहा है, तो भी अपन बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। डीप ब्रीदिंग के टाइम पे, जब हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, उस टाइम पे जो एयर हमारे अंदर जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? आईआरवी।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम बोलते हैं। नॉर्मल एडल्ट में ये 2500 से 3000 ml तक होती है। 2.5 लीटर से 3 लीटर तक ये होती है। ठीक है, अगर 3 लीटर पकड़ के चलें तो 3 लीटर तो ये, और 500 ml क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो लंग्स में अभी टोटल एयर कितनी आ गई भाई, 3500 ml। आगे देखते हैं आगे और क्या है भाई। इसके बाद आता है अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, देखो टाइडल कैपेसिटी तो टाइडल वॉल्यूम तो वही है जो अपन इनहेल कर रहे हैं या फिर जो अपन एक्सेल कर रहे हैं, बराबर की क्वांटिटी में इनहेल और एक्सेलेशन चलता है। अब क्या होगा कि अब आता है भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है भाई, जैसे अपन ने फोर्सफुली इंस्पायर किया उसी तरीके से अपन फोर्सफुली एक्सेलेट भी कर सकते हैं। फोर्सफुली अपन क्या करते हैं, एक्सेलेट भी करते हैं। नॉर्मल एक्सेलेशन हो गया, उसके बाद अपन ने जैसे अपन कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ज्यादा एयर अपन निकालते हैं भाई, जितनी एयर नॉर्मली निकलती है उससे ज्यादा अपन एयर निकालते हैं भाई। उसी एयर को अपन टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा जो एयर अपन टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो एयर अपन एक्सेल कर रहे हैं फोर्सफुली, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो 500 ml एयर तो निकल गई, उसके अलावा जो एयर अपन और निकालेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आई बात। टाइडल वॉल्यूम से ऊपर जो अपन निकाल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से 1100 ml। तो देखो आईआरबी कितना था अपना, 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml। टोटल कितना हुआ, 3500 ml। उसमें अब जोड़ दो तुम 1000 ml, तो कितना हो गया, 4500 ml प्लस 100 ml और जोड़ दो तो अब कितना हो गया भाई, 4600 ml। तो अभी तक अपने लंग्स की कैपेसिटी कितनी हो गई, अभी तक अपने लंग्स की 4600 ml हो गई। अब आगे देखो, अब आगे बात करते हैं अपन रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है जो एयर लंग्स पर जब अपन मैक्सिमम एक्सेलेशन कर देते हैं। मैक्सिमम एक्सेलेशन की मतलब क्या है कि अपन जब फोर्सफुल एक्सेलेशन भी कर देते हैं, फोर्सफुल एक्सेलेशन करने के बाद भी अपने लंग्स में थोड़ा बहुत एयर बचती है। देखो अपने लंग्स कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होते। मैंने बताया था तुमको कि भाई अपने लंग्स फुल्ली एम्प्टी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर लंग्स फुल्ली एम्प्टी हो गए तो अपनी एल्वियोलाइज वगैरह, अपना विंड पाइप वगैरह सब कोलैप्स हो जाएंगे, और उनके कोलैप्स हो जाएंगे तो अपन मर जाएंगे, फिर उनमें एयर जाएगी नहीं वापस। समझ रहे हो बात को। उनके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि वापस से एयर जाएगी नहीं और अपन मर जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने लंग्स पूरी तरह से खाली नहीं होते। अपन जब फोर्सफुली एक्सेलेशन कर देते हैं, पूरी दम से अपन अपनी एयर बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो एयर का वॉल्यूम अपने लंग्स में बचता है उसको अपन बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये होता है लगभग 1200 ml के आसपास। तो यहाँ पे 4600 ml तो ये हो गया था भाई, 4600 ml ये हो गया। अब इसमें 1200 ml और तुम प्लस कर दो तो ये टोटल कितना आएगा भाई, 5800 ml के आसपास चला जाएगा। मतलब अपनी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 5800 या फिर 5800 या फिर 6000 ml, मतलब 6 लीटर के आसपास। जो नॉर्मल मैंने तुमको बताई थी उसके आसपास आ गया भाई, 6 लीटर के आसपास अपनी हो गई। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, बोलो। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ तुमको कि भाई जो अपना रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको अपन नॉर्मली नहीं मेजर कर सकते, स्पायरोमीटर से भी अपन उसको मेजर नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एफआरसी और ईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अपन एफआरसी जोड़ दें। एफआरसी क्या चीज है भाई, एफआरसी क्या क्या चीज है भाई, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है ये मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, या तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। बाकी सारे वॉल्यूम अपन डायरेक्टली मेजर कर लेंगे स्पायरोमेट्री से, लेकिन ये अपन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है भाई, एफआरसी या ईआरबी के थ्रू ये मेजर की जाती है। ठीक है, एफआरसी या ईआरबी के थ्रू मेजर की जाती है। समझ में आया यहां तक सबको, जल्दी बोलो। यहां तक समझ में आया सबको, अगर यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बोलते जाओ।
तन्मय सही है, बात तो तेरी सही है, लेकिन इसको अपन आगे देखेंगे। अभी अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे देखेंगे इसको। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? चलो आगे देखते हैं अपन। देखो ये ग्राफ है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ये ग्राफ अपन ने अब तक जितने भी लंग्स के वॉल्यूम पढ़े हैं, अपन ने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा हो, चाहे अपन ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चाहे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन ने पढ़ा हो, चाहे रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा हो, इस ग्राफ से ये शो होते हैं। ठीक है, इस पूरे ग्राफ से ये शो होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ की जरा स्टडी करना। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, इस ग्राफ की तुम लोग जरा स्टडी करो। इस ग्राफ से बताओ कुछ समझ में आया तुम लोगों को? जल्दी बोलो यार, मैं इंतजार करता रहता हूँ, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। ये ग्राफ से कुछ समझ में आया है क्या? चलो मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो ये अपनी लंग्स की कैपेसिटी है, यहां से लेकर यहां तक जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये। ठीक है, इधर मान ले अपन 6000 ml। ठीक है, इधर अपन मान लेते हैं 6000 ml। ये अपन मानते हैं चलो 0, और ये यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम है। यहाँ तक कितना रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है भाई अपना? लगभग 1200 ml। इतना ही होता है भाई, 1200 ml। अब देखो समझो इस चीज को, ये है अपना टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है भाई ये अपना टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 500 ml। ठीक, उसके बाद ये आया अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अपन फोर्सफुली अपन इंस्पायर करते हैं। कितना होता है ये भाई? लगभग 1100 ml। इतना ही होता है भाई, ये 1100 ml होता है। तो भाई यहां से लेकर अगर अपन यहां तक टोटल करें तो कितना हो गया? 1600 ml हो गया भाई, 1600 ml हो गया भाई। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो जो अपन एयर फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं उसको अपन बोल रहे हैं IRB। उसमें टाइडल वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, टाइडल वॉल्यूम अलग है। टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जो अपन 1100-1200 ml जो एयर अपन इनहेल करेंगे ना, उसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? IRB हो गया। ये 500 ml क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया? IRB। मतलब तुम देखो कि ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जो ग्राफ चल रहा है, ये तो क्या था? टाइडल वॉल्यूम। मतलब ये क्या शो कर रहा है अपना? नॉर्मल ब्रीथ शो कर रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग शो कर रहा है, जिसमें अपन ने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे अपन जैसे बैठे हुए हैं, लेटे हैं आंख बंद करके, तो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है सपोज ऐसे करके, जो सोते में चलती है वो मान लो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अपन एक्सरसाइज करने गए, तो एक्सरसाइज करने गए तो सडन ऑफ क्या हुआ कि भाई अपने को डीप ब्रीथ की जरूरत पड़ी। प्राणायाम किया अपन ने, अपने को डीप ब्रीथ की जरूरत पड़ी। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि अपन ने डीप ब्रीथ की है, अपन ने
डीप इनहेलेशन किया है, डीप इंस्पायरेशन किया अपन ने, तो ये चीज क्या शो कर रही है भाई, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, IRV है ये। समझ में आया? ये पूरा का पूरा क्या है भाई, यहां तक IRV है ये। बोलो जल्दी से, समझ में आया? हाँ 1100 1200 ml में कोई खास फर्क नहीं होता भाई, 1000 से 1200 ml उसकी रेंज होती है वैसे। ठीक है, ओके। एक मिनट यार, कुछ गलती हो गई है थोड़ी सी। सॉरी, IRV मैंने गलत बता दिया है भाई, इसीलिए कैलकुलेशन गलत हो गई। IRV कितना होता है भाई, 2500 से 3000 ml होता है ना, ये देखो यहाँ पे IRV गलत लिख गया भाई, वो तो मुझे याद आ गया, फिर तो अपना वो सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगी भाई। 3000 ml मान ले अपन, ठीक है, इतना। उसके बाद देखो अब क्या होगा कि तुमने एक्सरसाइज कर रहे हो तो फोर्स इंस्पायरेशन करोगे, तो फोर्स एक्सपायरेशन भी करोगे भाई, फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी तो करोगे तुम। तो तुमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो किया वो उसमें क्या हुआ, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल करके गया वो क्या है भाई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है भाई, दरअसल ये होता है 1100 या 1200 ml के आसपास, 1100 ml पकड़ के चले अपन, ये होता है 1100 ml के आसपास, ठीक है। अच्छा, तुमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे लंग्स में से एयर पूरी तरह खत्म नहीं हुई, फिर भी तुम्हारे लंग्स में एयर बची हुई है, और वो एयर हमेशा बची रहेगी, वो एयर कभी खत्म नहीं होती। तो उस वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं। और वो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है भाई, लगभग 1200 ml, ठीक है, ठीक है, लगभग 1200 ml। इन सबको जब तुम टोटल करोगे तो ये लगभग 6000 ml के आसपास पहुंच जाते हैं, 5800 ml के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इनमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है भाई, जैसे सपोज ये 500 ml से ज्यादा चला गया, ये 1200 ml के आसपास चला गया, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सारे बच्चे बताओ, क्लियर है यहां तक? ये ग्राफ समझ में आया? अच्छा, ये चीजें छोड़ दो अभी, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, ये सब मैं तुमको अभी समझाऊंगा, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, ये सब अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इन सबको छोड़ो, ठीक है। तो काम की चीज छोड़ देता हूँ, मिटा इस पे से इंक साफ कर देता हूँ, नहीं तो ग्राफ खराब हो जाएगा पूरा। यहां तक समझ में आ गई ये सारी चीजें? यहां तक समझो तुम, केवल इधर तक, यहां तक समझो एक बार, यहां तक समझ में आया, इतना ग्राफ समझो केवल, ठीक है। इसके आगे की जो चीजें वो तो तुम्हें मैं अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, ये क्लास टाइमिंग की वजह से नहीं आ रहे हैं क्या? 2 बजे से अपना लेक्चर जब से हुआ है तब से बच्चे हो गए हैं कम, पहले 20 बच्चे 20-22 बच्चे तो रहते थे, अभी बच्चे कम हो गए हैं, आधे बच्चे, आधे से भी कम बच्चे हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ भाई? तुम लोगों के दोस्त वगैरह हो तो भाई पता करो भाई, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ रहे भाई क्लास में? भाई जैसे सबसे वो आस्था एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, वो नहीं आ रही है, क्या रीजन है भाई ना आने का? अरे तो बारिश हो रही है तो कौन सा तुमको क्लास क्लास आना है भाई, तुमको लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन के सामने ही तो बैठना है, बारिश होने से क्या मतलब है भाई? मैं कोई तुमको भीग के थोड़ी आना है, कोई मेरे घर में आके क्लास थोड़ी ले रहे हो तुम, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। भाई ये 2 साल है ना। अच्छा, सुबह 9 बजे से अरे तो 9 बजे से क्लासेस होती है, तो 9 बजे तुम लोगों की क्लास थोड़ी होती है, मैथ्स वालों की होती है 9 बजे।
9 बजे मेस वालों की होती है, तुम्हारी तो 12 बजे से स्टार्ट होती है। अच्छा पीसीएमबी है। देखो मैंने तुम लोगों को शायद पहले भी समझाया था, पीसीएमबी दोनों रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी मानो तो एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो कोई सा भी, दूसरा सब्जेक्ट रखना है तो रखो, लेकिन उसके लिए जो है तुम मतलब पूरी पूरी क्लासेस अगर लोगे तो काम कैसे चलेगा यार। भाई मैथ्स की भी पूरी क्लास लोगे, बायो की भी पूरी क्लास लोगे, तो भाई ऑब्वियसली घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। भाई पीसीएमबी अगर लोगे तो देखो तुम्हारी डेली की कितनी क्लासेस, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 3 4.5 और 6 घंटे तो तुम्हारे क्लासेस क्लासेस के निकल जाएंगे। 6 घंटे तो तुम्हारे क्लासेस क्लासेस के निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो आ ही रहे हो, बाकी लोगों से पता करके मुझे बताना यार, लिटरली मुझे बताना जरूरी है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, पता तो चले। चलो आगे बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अपन खत्म करेंगे भाई। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं। अच्छा, दो या दो से ज्यादा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हमने अभी अपन ने टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़े हैं, सॉरी 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम पढ़ के रहे हैं। तो उन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में से दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बताते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी कई टाइप की होती है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी लगभग 4 तरीके की होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इसमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है और वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में अभी हमको पढ़ना है। चलो सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में उसका एक टाइप तो पढ़ ही लेते हैं। वैसे मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कितने टाइप की होती हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, नंबर 1 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में लिख दूं समझ जाओगे भाई। वाइटल कैपेसिटी, नंबर 3 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नंबर 4 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और नंबर 5 टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। डिटेल में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे अपन केवल आईसी पढ़ लेते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है वो एयर जो कि हम इनहेल करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर हम इनहेल करेंगे, जैसे नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, अब जो एयर मैं इनहेल करूंगा ना उसको बोलेंगे, मतलब फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर मैंने इनहेल की है उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, हाँ तन में सही है, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मतलब एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अच्छा टाइडल वॉल्यूम अपन इनहेल करते हैं। अच्छा नॉर्मल एक्सपिरेशन अपन ने किया, उसके बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम अंदर गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने है ना जो है फोर्सफुल रेस्पिरेशन किया, ठीक है। तो मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो मैंने किया, मतलब फोर्सफुल रेस्पिरेशन को क्या बोल रहा हूं मैं, आईआरसी बोल रहा था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 3000 ml था। तो इन दोनों को जब ऐड कर दूंगा मैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को जब मैं टोटल कर दूंगा तो जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा भाई, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। और वो कितनी होगी भाई, वो कितनी होगी, 3000 ml से लेकर के 3500 ml तक, 3500 ml तक। समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से। इस ग्राफ में समझ लेते हैं। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहां से कहां तक है, देखो यहां से लेकर यहां तक है,
यहां तक? तो भाई 3000 ml तो ये हो गए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वापस से समझना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। तुमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, अभी तुम्हारे लंग्स में मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन नॉर्मल एक्सेलेशन तुमने कर दिया, उसके बाद तुम इंस्पायर करोगे। तो इंस्पायर करोगे तो पहले टाइडल वॉल्यूम जाएगा तुम्हारे अंदर, भाई पहले इतना ही वॉल्यूम तो जाएगा, पहले टाइडल वॉल्यूम ही तो जाएगा तुम्हारे अंदर। फिर तुम क्या तुम उस टाइम पे एक्सरसाइज करने बैठे हो तो टाइडल वॉल्यूम गया, टाइडल वॉल्यूम के अलावा तुमने ना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तुमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वो टाइडल वॉल्यूम दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बना ली, जो कि 3500 ml होगी। 3500 ml कैसे होगी, 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम हो गया और 3000 ml IRC हो गई। ठीक है, तो ये 3000 से लेकर 3500 ml तक होगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है भाई। 1 घंटा 15-20 मिनट की क्लास काफी होती है भाई। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं। जैसे ही तुम ये पढ़ लोगे ना भाई, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जैसे ही तुम लोग पढ़ लोगे, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट से, एक बार फटाफट से। मैं ना क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। आज अपन ने काफी कुछ पढ़ा है भाई। देखो स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही, मैंने हल्का सा स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। शुरुआती लेक्चरों में अपन ने काफी स्लो किया था, अभी थोड़ा सा मैंने इसलिए बढ़ा दिया है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग कैच कर लेते हो। 1 मिनट तन में लीव करने से पहले फटाफट से ये चीजें देख लो, मैं ही खुद ही मीटिंग एंड कर दूंगा। पैसिव एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सेलेशन क्या होता है, ये समझ में आया होगा तुम लोगों को। जहां पर भी नहीं आया हो वहां नो कर देना। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का कंपैरिजन समझ में आया होगा। केवल एक्सपायरेशन किस तरीके से हो रहा है वो भी समझ में आया होगा। अच्छा ये 2 बार आ गया है क्या? चलो एक बार मैं हटा दूंगा। फोर्स्ड ब्रीदिंग क्या होती है ये समझ में आया होगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये चार्ट तुम लोगों को बनाना है। ठीक, रोल ऑफ मसल्स इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में किस किस मसल का क्या क्या रोल होता है, और कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें तुमको अपने आप करनी है। ठीक, उसके बाद रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में हमने पढ़ा। ब्रीथ क्या होती है, रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है, किस इंस्ट्रूमेंट से अपन मेजर करते हैं, ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हेल्दी एडल्ट या हेल्दी एडल्ट में जो लंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है ये समझ में आया होगा तुमको। ठीक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितने टाइप के होते हैं, कितने कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के, 4 कंपोनेंट है, ये चारों समझ में आए होंगे। इन चारों की अपन ने सीक्वेंशियल स्टडी की, वो भी समझ में आई होगी, और ये कितना कितने ml होते हैं ये भी समझ में आए होंगे, है ना। इसके बाद अपन ने इस ग्राफ के थ्रू स्टडी की है, और फाइनली अपन ने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी स्टार्ट किया, वो होती क्या है ये समझा, और उसके बाद अपन ने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी 5 तरीके की होती है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी जो है 5 तरीके की होती है वो समझा हमने, और उसमें से पहली जो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो भी अपन ने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बोलो। किसी का कोई डाउट है तो बोलो। है किसी का कोई डाउट? पक्का? चलो तो फिर आप अपन यहीं पे खत्म करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके, बाय। होमवर्क जरूर कर लेना।